नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष, विषय हिंदी। हम लोग बात करते हैं भाषाई कौशलों की, जिसके अंतर्गत श्रवण कौशल से संबंधित, बोलने से संबंधित, पढ़ने से संबंधित और लिखने से संबंधित कौशलों की बात हमने की थी कि इन कौशलों को जो हम व्यवहार में लेते हैं तो किन उद्देश्यों की प्राप्ति हमें होती है, उसकी बात हम लोग कर चुके हैं। आज हम इन कौशलों की पाठ सामग्री, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इनको पढ़ने के लिए किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है और किन सामग्री के द्वारा हम लोग इन कौशलों का विकास अपने अंदर कर सकते हैं। तो पहला है श्रवण कौशल की पाठ सामग्री। पहला है श्रवण कौशल की पाठ सामग्री। श्रवण कौशल की पाठ सामग्री, इसके अंतर्गत मातृभाषा के श्रवण, मातृभाषा के श्रवण मातृभाषा के श्रवण कौशल के विकास, श्रवण कौशल के विकास के लिए शिक्षक को अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। बात कही गई है कि श्रवण कौशल, चूंकि मातृभाषा के अंतर्गत हो, जिसका ज्ञान हम लोग रखते हैं, जैसे कि छोटा बालक है, जब वो बोलना सीखता है तो वो अपनी मातृभाषा के अंतर्गत ही बोलता है, क्योंकि घर का जो वातावरण होता है, जिस भाषा में बात की जाती है, वो उसी भाषा को सीखता है। तो अब अध्यापक को उसको सिखाने में ज़्यादा प्रयास नहीं लगेगा। तो हम बात कर रहे हैं कि मातृभाषा के श्रवण कौशल के लिए शिक्षकों को अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बालक ये चीज़ों से अवगत है, तो जो चीज़ उन्हें आती है उनके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु मातृभाषा को किसी अन्य भाषा सीखने के लिए तथा संप्रेषण कौशल के विकास के लिए, संप्रेषण कौशल के विकास और पुष्टि के लिए, श्रवण कौशल के विकास की आवश्यकता पड़ती है। श्रवण विकास के अंतर्गत निम्नलिखित तीन प्रकार की शक्तियों का विकास करना अति आवश्यक है। उसके अंतर्गत पहला है अंतर्बोध
अंतर्बोध शक्ति, दूसरी है धारण शक्ति, और तीसरा जो प्रकार है शक्ति है वो है बोधन शक्ति। ठीक है, तो ये था श्रवण कौशल की पाठ सामग्री। अब दूसरी हमारी संप्रेषण या बोलने के कौशल की पाठ सामग्री, सुनना, उसके बाद बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना आता है। चलिए, दूसरा प्रकार है संप्रेषण कौशल ब्रैकेट में बोलने की पाठ सामग्री, बोलने की पाठ सामग्री। संप्रेषण की सार्थकता, संप्रेषण की सार्थकता, संप्रेषण की सार्थकता शुद्ध उच्चारण पर निर्भर है, शुद्ध उच्चारण पर निर्भर है, शुद्ध उच्चारण पर निर्भर है। सर्वमान्य उच्चारण, सर्वमान्य उच्चारण शुद्ध उच्चारण कहलाता है, शुद्ध उच्चारण कहलाता है। मतलब कि बोलना, जब हम लोग, हमारी मातृभाषा का ज्ञान होता है तो अध्यापक है उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है होती है। फिर अन्य भाषाओं का जब ज्ञान वो करवाता है तो जो मातृभाषा है उसमें सहायक होती है। फिर बात आती है कि बोलने की। अब वो जो मातृभाषा के माध्यम से वो अन्य भाषा को सीखा है तो उसे संप्रेषण किस प्रकार करना होगा, तो शुद्ध उच्चारण की बात की गई है। सार्थकता किसमें है, अर्थ किसमें है, शुद्ध उच्चारण में अर्थ है। जब संप्रेषण किया जाए तो ऐसे सार्थक शब्दों का प्रयोग करने से ही जो हमारी संप्रेषण है वो प्रभावी बनेगा, कहलाता है। उच्चारण में भाषा ध्वनियों, उच्चारण में भाषा ध्वनियों पर बल, भाषा ध्वनियों पर बल, निवृत्ति, लोप, तथा अनुतान का समावेश रहता है। ठीक है भाई, कि जब विद्यार्थी को बोलने का प्रयास करवाते हैं, उनके संप्रेषण का विकास करने की बात आती है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बोलना केवल बोलना नहीं है, उसमें उचित गति, यति, लय, किन चीज़ों का लोप होता है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। शब्द है, लिखा कुछ और होता है और उसका पढ़ने का तरीका कुछ और होता है, किन पर बल दिया जाता है, बालाघात का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संप्रेषण करवाया जाता है। इसकी विशेषताएं, इसकी विशेषता में पहली है भाषा में शुद्धता, स्वाभाविकता, स्पष्टता, व्यवहारिकता, ये विशेषता होती है। दूसरा है सशक्तता तथा सशक्तता और भावपरकता होनी चाहिए। सशक्तता और भावपरकता होनी चाहिए। तीसरी बात है
भाषा भाषा विषय तथा अवसर विषय तथा अवसर के अनुकूल होनी चाहिए। भाषा विषय तथा अवसर के अनुकूल होनी चाहिए। अगला है अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति मधुर अभिव्यक्ति मधुर मर्म स्पर्शी शिष्टाचार युक्त तथा शुद्ध उच्चारण वाली होनी चाहिए। देखिए, सुनने में तो सभी प्रकार के धैर्य की आवश्यकता होती है, वही अगर हम संप्रेषण की बात करें, बोलने की, अभिव्यक्त करने की बात करें, तो इन विशेषताओं का होना बहुत आवश्यक है। यदि इन विशेषताओं को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो जो कहने वाला है वो अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसमें शुद्धता होनी चाहिए, अवसर के अनुकूल किस प्रकार कहा जाए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा मधुर, शिष्टाचार, मर्म स्पर्शी, है ना, इन चीज़ों का समावेश उसके अंतर्गत होना चाहिए। अब है अपना अगला वाचन या पठन कौशल। वाचन या पठन कौशल। तीसरा है वाचन कौशल या पठन की पाठ सामग्री। वाचन कौशल या पठन की पाठ सामग्री विद्यार्थी को किसी लिखित वाक्य के अर्थ ग्रहण से पूर्व लिपि चिन्हों की पहचान कराना अत्यंत आवश्यक है। लिपि चिन्हों की पहचान के आधार पर ही शब्दों की पहचान संभव है। वर्णों और शब्दों की उचित पहचान को ही अर्थ ग्रहण करने का आधार कहा जाता है। ठीक है, देखिए, वाचन कौशल की पठन सामग्री,
पढ़ना केवल पढ़ना नहीं होता है, पढ़ने से मतलब वाचन कौशल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो वाचन कौशल के अंतर्गत पढ़कर अर्थ ग्रहण की बात की जाती है कि शब्द को पढ़कर ही अनुभव कर लिया जाए कि इसमें क्या भाव निहित है, वही क्या है, पठन कौशल कहलाता है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग जब बच्चों को प्रारंभिक अवस्था में बालकों को हम लोग जब पढ़ाते हैं तो ये सारे लिपि चिन्हों की पहचान करना प्रारंभ में ही सिखा देते हैं, क्योंकि बाद में जाकर इनका प्रयोग उसे अपनी भाषा में करना है, इसीलिए उसका ज्ञान हम उसे पूर्व में ही दे देते हैं। अब है इसकी मुख्य बातें। पहली है वर्णों तथा शब्दों को पहचान कर ध्वनियों के साथ उनका संबंध स्थापित करना। दूसरा है उपयुक्त गति के साथ व्यक्त करना। तीसरा है शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण करना। और चौथा है उचित यति गति के साथ बोलना। उचित यति गति के साथ वाचन करना। ये चार बातों को ध्यान में रखकर हम लोग पठन विकास कर सकते हैं। अब है हमारा अंतिम, इससे पहले हम लोग इसके सोपानों की बात कर लेते हैं कि इसकी स्टेप क्या रहती है। पठन कौशल की पाठ सामग्री है, इसके सोपानों की बात करते हैं हम लोग। तो इसके सोपान, 4 सोपान है इसके। जैसे पहला सोपान है वाचन पूर्व काल। दूसरा अक्षर ज्ञान स्टेप, जो कि सीढ़ियां जिसे हम कहते हैं, ज्ञान। फिर है मुक्त वाचन। तीसरा है निर्बोध या अर्थ ग्रहण। ये इसकी स्टेप होती है। ठीक है, पहला है वाचन पूर्व काल, अक्षर ज्ञान, मुक्त वाचन, निर्बोध या अर्थ ग्रहण। अब है अगला और अंतिम पाठ सामग्री हमारी, वो है लेखन की पाठ सामग्री, लिखने की। लेखन कौशल की पाठ सामग्री। लेखन कौशल की पाठ सामग्री। लेखन कौशल की पाठ सामग्री। ध्वनियों का लिपि संकेतों में रूपांतरण। ध्वनियों का लिपि संकेतों में रूपांतरण लेखन कहलाता है। ध्वनियों के लिखित प्रतीक वर्ण
लिखित प्रतीक वर्ण कहलाते हैं। ध्वनियों के लिखित प्रतीक वर्ण कहलाते हैं। लेखन व्यवस्था का व्यवहार प्राय अभ्यास पर निर्भर है। होता है। दिखती बात है, लिखने का प्रयास है वो बालकों में कब विकसित होगा, जब वो अभ्यास करेंगे। अब इसके सोपान, किस प्रकार लेखन का विकास बालकों में किया जा सकता है। सोपान, पहला है वर्ण लेखन। हम बच्चों को सर्वप्रथम वर्णमाला का ज्ञान करवाते हैं। दूसरा है शब्द एवं वाक्य रचना। और तीसरा है आत्मा अभिव्यक्त करना। ठीक है, ये थे हमारी 3 जो सोपान। इसमें वर्ण लेखन, शब्द और वाक्य रचना और आत्मा अभिव्यक्ति। जब बालक को लिखने का प्रारंभ करवाया जाता है तो पाठ्य सामग्री के अंदर सोपान, पहले वर्ण सिखाए जाते हैं, शब्द और वाक्यों की रचना। उसके बाद बालक है वो अर्थ ग्रहण करते हुए अभ्यास के माध्यम से आत्म अभिव्यक्ति करना प्रारंभ कर देता है। अब है आपका गृह कार्य प्रश्न। भाषाई कौशलों की पाठ सामग्री का वर्णन करें। जो आज हम लोगों ने 4 बिंदु पढ़े हैं पाठ्य सामग्री के, उन्हीं कौशलों के बिंदुओं को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में एक निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर जाते हैं तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।